हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम वीडियो क्रमशः आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे और टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री देखेंगे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सोनॉमी या वर्गीकी होता क्या है, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यदि टैक्सोनॉमी या वर्गीकी की, तो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी में आप देखेंगे कि टैक्सोनॉमी या वर्गीकी जो है बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला शब्द बना है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को आप हिंदी में कह सकते हैं व्यवस्थित करना या अरेंज करना। इसके बाद देखिए दूसरा शब्द है नोमोस, और नोमोस का मतलब होता है लॉ यानी कि नियम। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से जीवों के वर्गीकरण को व्यवस्थित करने का जो नियम है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। तो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी आपको याद रखना है, दो शब्दों से मिलकर बना है टैक्सिस और नोमोस, यानी कि अरेंजमेंट होता है टैक्सिस का मतलब, और नोमोस का मतलब होता है लॉ यानी कि नियम। तो अरेंजमेंट या व्यवस्थित करने का जो नियम है वही क्या है, वर्गीकी है। अब आप यहां पे आसानी से समझेंगे कि वर्गीकी या टैक्सोनॉमी की यदि हम बात करते हैं तो यह भी विज्ञान की एक शाखा है, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के नामकरण, वर्गीकरण एवं उनके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम वर्गीकी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी जिसके अंतर्गत हम नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, इसके बाद क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण और उनके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी यदि वैज्ञानिक है, यदि किसी चीज की खोज करता है तो वह उसे एक अच्छा नाम देता है, और उसको नाम देने के बाद उसका एक पर्टिकुलर वैज्ञानिक नामकरण करता है। नामकरण करने के पश्चात वह उसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफाई करता है। तो इस प्रकार से विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के नामकरण, वर्गीकरण और वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वर्गीकी टर्म सबसे पहले दिया किसने। तो याद रखना है आपको कि वर्गीकी टर्म या वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, एक कैंडाले नामक साइंटिस्ट हैं, कैंडाले ने सबसे पहले वर्गीकी शब्द का प्रयोग किया। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं वर्गीकरण का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण के इतिहास की यदि बात करते हैं तो जंतुओं को सबसे पहले जो वर्गीकरण किया वो किया ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने। तो अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं को दो समूहों में बांट दिया। अरस्तु की यदि हम बात करते हैं तो अरस्तु ने जो अपना वर्गीकरण दिया सबसे पहले, अरस्तु ने जीव विज्ञान, आप सभी को पता है कि अरस्तु को जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। तो अरस्तु को हम जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहते हैं। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि सबसे पहले जब अरस्तु ने वर्गीकरण किया, जीवों को क्लासिफाई किया, तो उन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को रुधिर के रंग के आधार पर डिवाइड कर दिया। अर्थात सभी जीवधारियों को उन्होंने क्या किया, जितने भी एनिमल्स थे उनको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अर्थात दो समूहों में विभाजित कर दिया। तो किसके आधार पर उन्होंने विभाजित किया, रुधिर के रंग के आधार पर, यानी कलर, जो ब्लड का कलर होता है उसके आकार, उसके आधार पे उन्होंने वर्गीकरण कर दिया, अर्थात क्लासिफाई कर दिया। तो आपको वर्गीकरण के इतिहास में यही याद रखना कि सबसे पहले वर्गीकरण का जो इतिहास है, या आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण किया, और उन्होंने अपना जो वर्गीकरण किया एनिमल्स का जितने भी प्रकार से वर्गीकरण किया, उन्होंने किसके आधार पे किया, रुधिर के रंग के आधार पे किया। तो उन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को रुधिर के रंग के आधार पे दो भागों में विभक्त कर दिया। उसमें से पहला भाग है एनेइमा और दूसरा भाग है इनेइमा। दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे चल के काम आने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ये दोनों पॉइंट ये है कि हर जगह आपको क्लासिफाई में मिलेंगे कहीं ना कहीं पर। तो पहला वर्ड क्या है, एनेइमा, और दूसरा है इनेइमा। संपूर्ण जीवधारियों को उन्होंने रुधिर के रंग के आधार पर दो भागों में बांट दिया, एनेइमा और इनेइमा। बात करते हैं हम सबसे पहले एनेइमा की। तो एनेइमा का मतलब होता है
कि ऐसे इसके अंतर्गत बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत उन्होंने लाल रुधिर विहीन जंतुओं को रखा, अर्थात जितने भी जंतु ऐसे थे जिनमें कि रेड ब्लड एब्सेंट था, यानी कि लाल रक्त जिनमें अनुपस्थित था, उसको उन्होंने किसमें रखा? एनीमा समूह के अंतर्गत रखा। तो ऐसे सभी जंतु जिनका ब्लड लाल रंग का नहीं था उसको उन्होंने किसमें रखा? एनीमा में रखा। यानी एनीमा के अंतर्गत उन्होंने ऐसे एनिमल्स को रखा जिनमें कि लाल रक्त जो है अनुपस्थित था। तो लाल रक्त जिनमें अनुपस्थित था उसको उन्होंने एनीमा समूह में रखा। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे स्पंज हो गए, निडेरिया या सीलेंट्रेटा संघ हो गया, इसके जितने जंतु होते हैं, मोलस्क जितने भी मोलस्का संघ के जंतु हैं वो भी आते हैं किसमें? एनीमा में। आर्थ्रोपोड्स का जो ब्लड होता है वो भी रेड नहीं होता, इसलिए आर्थ्रोपोड्स को भी रखा गया है इसमें। इकाइनोडर्मेट्स आदि को भी रखा गया है, और इसके अलावा कुछ अकशेरुकी प्राणियों को भी रखा गया है, यानी कि इनवर्टिब्रेट प्राणियों को रखा गया है मुख्य रूप से एनीमा समूह के अंतर्गत। अब एनीमा के बाद आपको याद रखना है इनेमा। इनेमा का मतलब होता है कि ऐसे सभी जंतु जिनमें कि लाल रक्त उपस्थित होता है। तो जिनमें जिनमें लाल रक्त उपस्थित था उसको अरस्तु ने क्या किया? इनेमा समूह में रखा। तो इसके अंतर्गत उन्होंने लाल रुधिर वाले कशेरुकी जंतुओं को रखा। किसको रखा? इसके अंतर्गत उन्होंने लाल रुधिर वाले कशेरुकी जंतुओं को रखा, और इस समूह को उन्होंने पुनः दो उपसमूहों में विभाजित कर दिया। देखिए जितने भी ऐसे जीव थे जिनके शरीर में लाल रक्त उपस्थित था उसको उन्होंने इनेमा समूह में रख दिया, और फिर इनेमा समूह को उन्होंने पुनः दो उपसमूहों में बांट दिया। तो दो उपसमूह कौन कौन से थे? देखिए पहला उपसमूह कौन सा है? विविपेरा, या जिसको हम कहते हैं जरायुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विविपेरा। तो विविपेरा या जरायुज, ये आपको याद रखना है। दूसरा उन्होंने जो उपसमूह बनाया वो बनाया ओविपेरा, या जिसको हम अंडयुज कहते हैं या अंडायुज, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओविपेरा। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है, विविपेरा और ओविपेरा। इसके बाद देखिए इनको दोनों को समझ लेते हैं कि विविपेरा और जरायुज क्या होता है और ओविपेरा या अंडायुज क्या होता है। तो देखिए दो समूह जो बनाए अरस्तु ने, एक था एनीमा और दूसरा था इनेमा। अब इनेमा को उन्होंने दो उपसमूह हम बना दिया। पहला है विविपेरा या जरायुज। तो विविपेरा का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो कि सभी के सभी क्या देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें हम विविपेरा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गए, इसके अलावा कुत्ते की जो फीमेल होती है, या इसके अलावा गाय हो गई। तो ये आदि इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे सभी एनिमल को उन्होंने किस में रखा? विविपेरा में रखा या जरायुज में रखा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दूसरा जो उपसमूह उन्होंने बनाया वो था ओविपेरा। ओविपेरा या अंडयुज। ओविपेरा या अंडयुज का मतलब होता है कि ऐसे सभी जंतु जो कि अंडे देते हैं उनको शामिल किया गया है किसमें? ओविपेरा में, यानी कि अंडायुज में। तो ओविपेरा के अंतर्गत आपको याद रखना है कि सभी के सभी अंडे देने वाले जंतुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि मेढक हो गया, छिपकली हो गई, सर्प हो गया, वह इसके अलावा जो पक्षियां हो गई, इनको शामिल किया गया है किसमें? ओविपेरा में। तो आपको याद रखना है कि जो वर्गीकरण है, सबसे पहले अरस्तु ने एनिमल का जो वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को रंग के आधार पे, रुधिर के रंग के आधार पे उन्होंने दो समूहों में बांट दिया। एक समूह उन्होंने बनाया एनीमा और दूसरा उन्होंने बनाया क्या? इनेमा। तो एनीमा के अंतर्गत उन्होंने लाल रुधिर विहीन जंतुओं को रखा, जबकि इनेमा में उन्होंने लाल रुधिर वाले जंतुओं को रखा। और लाल रुधिर वाले जितने भी जंतु थे उनको उन्होंने फिर से दो उपसमूहों में बांट दिया। कौन कौन से थे वो दो उपसमूह? पहला है ओविपेरा और दूसरा है विविपेरा। तो ओविपेरा का मतलब होता है कि ऐसे सभी जंतु जो कि अंडे देते हैं उनको ओविपेरा में रख दिया गया, और विविपेरा में किनको रखा गया? जो बच्चे देने वाले जंतु होते हैं उनको किसमें रख दिया गया? विविपेरा में रख दिया गया। तो इस प्रकार से आपको पहली वीडियो में हमने यहाँ पे टैक्सोनॉमी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।